नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम सत्यम तिवारी है। मैंने बीई किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। आप मुझे इंस्टाग्राम पे तिवारी27 सत्यम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक सत्यम तिवारी पे भी आप क्वेश्चंस या क्वेरीज पूछ सकते हैं। प्लीज़ आगे पढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉयल कंपैक्शन। ये टॉपिक गेट हो, ईएससी हो या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये एक टॉपिक एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को समझते हैं, सॉयल कंपैक्शन को, आगे आने वाले सभी टॉपिक्स पे, सभी लेक्चर में ये बहुत काम आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हमको पता है 3 फेज डायग्राम से कि सॉयल में 3 पार्ट हैं, यानी सॉयल जो है बेसिकली 3 चीज़ों से बना है, एयर, वाटर और उसके सॉलिड्स। तो एयर, वाटर और सॉलिड्स बना है, तो एयर यानी वॉइड्स हैं। तो कंपैक्शन क्या है? कंपैक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच द सॉयल पार्टिकल्स आर आर्टिफिशियली रीअरेंज्ड एंड पैक्ड टुगेदर इनटू अ क्लोजर स्टेट ऑफ कंटेक्ट। कहने का मतलब है कि जो सॉयल के पार्टिकल्स होते हैं उनको रीअरेंज करना, एकदम टाइट कर देना, एक दूसरे से जोड़ देना, सो दैट कि वॉइड्स हट जाएं। हमको कंपैक्शन में बेसिकली क्या होता है, वॉइड्स निकालने हैं, एयर वॉइड्स। किससे? कुछ मैकेनिकल मीन से, उसके एक्सटर्नल प्रेशर से, चाहे उसको हम कैसे करते हैं। सो द डिग्री ऑफ कंपैक्शन ऑफ सॉयल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ड्राई यूनिट वेट। हम जनरली कंपैक्शन क्या होता है, हम ड्राई यूनिट वेट के फॉर्म में या उसके रेफरेंस में हम निकालते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन। जैसे कि हमने देखा कि ये हम जानते हैं कि जो सॉयल है उसमें एयर, वाटर और सॉलिड्स होते हैं, और कंपैक्शन में एक्सटर्नल प्रेशर से हम उसके वॉइड्स निकालते हैं, यानी एयर वॉइड्स को हम ख़त्म कर देते हैं। तो फ्रेंड, जब एयर वॉइड्स निकल जाएंगे या कम हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? वाटर और सॉलिड्स। तो कंपैक्शन करने के बाद अगर हम कंसोलिडेशन करते हैं, यानी कंसोलिडेशन क्या होता है, वाटर को निकालना, जो वॉइड्स के अंदर वाटर है यानी सॉयल के अंदर जो पानी है, अगर उसको निकाल देते हैं उसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। और एयर वॉइड्स यानी एयर को निकालते हैं उसको हम कंपैक्शन कहते हैं। तो जैसे इस फेज डायग्राम में बना हुआ है, यहाँ पे ऊपर प्रेशर डाल दिया है तो वाटर जो है पहले से कम हो गया है, डेल्टा वी। तो कंपैक्शन क्या है? ऑलमोस्ट एन इंस्टेंटेनियस फिनोमिना, एक इंस्टेंटेनियस फिनोमिना है। इसमें जो सॉल्ट होता है वो अनसैचुरेटेड होता है। डेंसिफिकेशन इज ड्यू टू अ रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स एट अ गिवन वाटर कंटेंट, और स्पेसिफाइड कंपैक्शन टेक्निक्स आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। कंसोलिडेशन क्या है? इट इज अ टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना, ये टाइम के साथ होता है। इसमें सॉइल जो है कंप्लीटली सैचुरेटेड होता है। वॉल्यूम रिडक्शन इज ड्यू टू एक्सपल्जन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम वॉइड्स, जो बताया मैंने कि इसमें पानी को निकालना है वॉइड्स में से। कंसोलिडेशन अकर्स ऑन एन अकाउंट ऑफ अ लोड प्लेस्ड ऑन द सॉइल। अगर सॉइल के ऊपर लोड पड़ा हुआ है और ये टाइम डिपेंडेंट, टाइम के साथ साथ वो निकलता रहता है, जितना लोड बढ़ेगा इसके साथ। लेबोरेटरी कंपैक्शन, जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो कंपैक्शन है वो ड्राई यूनिट वेट या फिर ड्राई डेंसिटी उसके ऊपर डिपेंड होता है या उसके रेफरेंस में निकाला जाता है। तो लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं? लेबोरेटरी कंपैक्शन टेस्ट इज डन इन लेबोरेटरी टू एस्टिमेट द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉयल, यानी सॉयल की ड्राई डेंसिटी निकालते हैं हम लेबोरेटरी में। कैसे? हमारे पास दो चार इसमें मेथड हैं, जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, और इसका इंडियन वर्जन जो है इंडियन स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट ऑफ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, जिसको हम लाइट कंपैक्शन टेस्ट बोलते हैं। वहीं इंडियन स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट ऑफ मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, जो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है उसका इंडियन स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट ऑफ मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, जिसको हम हैवी कंपैक्शन टेस्ट। ये 4 तरह के टेस्ट करते हैं। कोई सा एक भी करोगे एक जैसे ही सारे हैं। तो इन सभी टेस्ट के क्या होता है, हम ग्राफ पुट करते हैं। वो ग्राफ जो होता है ड्राई डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम इसमें क्या होता है, कंपैक्शन में पानी और ड्राई डेंसिटी, यही 2 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इन्हीं के ऊपर हम सारा पढ़ते हैं। तो ग्राफ का जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आर रीड फ्रॉम द ग्राफ। तो हम जो ग्राफ बनाते हैं उसमें से मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, इसको हम रीड करते हैं। उसके हिसाब से देखते हैं कि सॉइल में कैसा क्या है, उसका पूरा प्रॉपर्टीज हम पता करते हैं। फिर
अब हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट क्या होता है, इसमें जो मोल्ड का वॉल्यूम है, यानी एक स्टैंडर्ड मोल्ड होता है जिसमें हम टेस्ट के दौरान हम यूज करते हैं, उस मोल्ड का जो वॉल्यूम है 944 सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर 1/30 ऑफ क्यूबिक फीट, 1/30 क्यूबिक फीट होता है इसका स्टैंडर्ड वॉल्यूम मोल्ड। ये मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट का भी सेम होता है। ये टेस्ट में क्या होता है, हम सॉइल को अलग अलग लेयर्स में रखते हैं। तो प्रॉक्टर टेस्ट में क्या होता है, सॉइल को हम 3 लेयर में रखते हैं। एक बार रखा, उसको 25 ब्लो डाले, फिर रखा, फिर 25 ब्लो रखे, फिर रखा, उसको फिर 25 ब्लो लगा दिए, यानी 3 बारी 3 लेयर रखेंगे, 25 ब्लो में उसको फिल कर देंगे। वहीं मॉडिफाइड में क्या होता है, 5 लेयर्स में होता है। रखा 25 ब्लो, फिर रखा 25 ब्लो, ऐसे करके 5 लेयर्स में। अब जो हैमर होता है, जो ऊपर से हम ड्रॉप करते हैं 304.8 mm स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में, 457.2 mm यानी 18 इंच मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। इतनी ऊंचाई से यानी हम एक हैमर ड्रॉप करते हैं। प्रॉक्टर टेस्ट में जो हैमर का वेट होता है वो 2.495 kg होता है, यानी 5.5 पाउंड्स का। वहीं मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में क्या होता है 4.54 किलोग्राम्स यानी 10 पाउंड्स का। इसको हम ऊंचाई से ड्रॉप करते हैं, फिर उसके हिसाब से फिर हम ग्राफ पुट करते हैं। इसको हम ड्राई यूनिट वेट निकालते हैं। ये ड्राई यूनिट वेट और किस किस वाटर कंटेंट में क्या वैल्यूज आई हैं उसके हिसाब से हम आगे करते हैं सब। जैसे मैंने बताया कि ये टेस्ट जो है अलग अलग वाटर कंटेंट पे किया जाता है। तो एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है, जो आप एक ग्राफ देख रहे हैं, वाटर कंटेंट यानी मॉइस्चर कंटेंट या और ड्राई यूनिट वेट के साथ इसका ग्राफ बनाया हुआ है। इसमें देख रहे हैं आप OMC1, OMC2 यानी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 1 और 2, मतलब ये अलग अलग वाटर कंटेंट में 2 ग्राफ बने हैं। जो OMC2 है ऊपर, इसका और ड्राई यूनिट वेट जहाँ पे ये मिल रहे हैं, इसका ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है। वहीं जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट और यूनिट वेट मिल रहे हैं OMC1 और 1 का, ये इसका पीक पॉइंट है। यानी ये दोनों जो पीक पॉइंट है, हमको ये देखना होता है किस वाटर कंटेंट में कौन सा पीक यानी OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आ रहा है, वो हमको निकालना होता है। तो पीक ऑफ कंपैक्शन कब करस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट इज रेफर्ड एज गामा डी मैक्स। गामा डी जैसे बताया था मैंने कि जो पीक होता है उसको गामा डी मैक्स बोलते हैं, और जो पीक मॉइस्चर कंटेंट होता है जिस पे ये ग्राफ जो है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गेन करता है, वो उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है। जैसे जैसे हम इस पर लोड लगाएंगे यानी कंपैक्टिव एफर्ट जितना डालेंगे उतना ही ये उसके हिसाब से बढ़ता रहेगा। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, पहले कम कंपैक्टिव लोड था तो मॉइस्चर कंटेंट इस पे OMC इतना था, लोड बढ़ाया यानी और एफर्ट लगाया कंपैक्शन का, वैसा हो गया। 2 टिपिकल वैल्यू ऑफ ड्राई यूनिट वेट है, यानी जो ड्राई यूनिट वेट की जो वैल्यू आती है, जो रेंज करती है, वो जनरली 16 to 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। पर वहीं जो मैक्सिमम रेंज हो सकता है वो 13 to 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। वहीं जो टिपिकल ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की जो वैल्यू होती है वो 10 to 20% होती है जनरली, लेकिन जो मैक्सिमम रेंज तक जो हमारी आ सकती है आती है जो 5 से लेके 30 किलोमीटर पर मीटर क्यूब तक हो सकती है। जैसे हमने अभी स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट पढ़ा है, वैसे ही इंडियन स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट ऑफ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट यानी लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट और इंडियन स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट ऑफ मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट यानी हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट, इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। जो लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट है, इसमें जो मोल्ड का जो वॉल्यूम है इसमें 1000 cc का होता है, और जिसका हैमर का वेट होता है वो 2.6 kg है, और जिस हाइट से हैमर को हम ड्रॉप करते हैं वो 310 mm का है। और जो मोल्ड है इसमें भी 3 लेयर में फिल करते हैं और 25 ब्लोज इसमें लगाते हैं, सेम जैसे प्रॉक्टर टेस्ट में होता है। वहीं हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में सेम वही मोल्ड जो है 1000 cc का है, लाइट कॉम्पैक्शन की तरह। इसमें जो हैमर हैवी है वो 4.9 kg का है, जो हाइट है ड्रॉप का वो भी ज़्यादा हो गया 450 mm। इसमें भी हम मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट की तरह 5 लेयर्स में और 25 ब्लोज लगाते हैं। इसमें भी वही क्राइटेरिया है, ग्राफ पुट करते हैं, फिर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और निकालते हैं जो और हाईएस्ट जो है इसका ड्राई डेंसिटी होता है उसको हम निकालते हैं, उससे हम पता करते हैं फिर ग्राफ से। आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, इस ग्राफ में क्या है, इसको हम मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई यूनिट वेट
का ग्राफ बना रखा है। इसमें ग्रीन वाला है जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का है और जो ऑरेंज है वो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट का। जो 80 to 90% डिग्री ऑफ सैचुरेशन कब होता है? जब OMC यानी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वो 80 to 90% होता है। पर जब पूरा एकदम, तो आप देख रहे हैं ना 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये कब होता है? जब जीरो एयर वॉइड लाइन हो, यानी एयर वॉइड्स खत्म हो जाए। जब एयर वॉइड्स नहीं रहेंगे, सिर्फ क्या बचेगा? पानी, यानी सॉइल जो पूरा सैचुरेटेड हो जाता है। दिखा रहे हैं ये लाइन जो दिखा रहे हैं आपको ग्रे कलर की 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन की है। ऑरेंज वाली प्रॉक्टर टेस्ट मॉडिफाइड का, ग्रीन वाला स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, और OMC पे यानी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में क्या होता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है 80 to 90% होता है। हम जो चारों टेस्ट करते हैं उसको करते समय कुछ एनर्जी तो लगी होगी, यानी जो कंपैक्शन एनर्जी अप्लाइड इन प्रॉक्टर टेस्ट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम कैसे निकालते हैं? उसका जो फॉर्मूला है E इक्वल टू स्मॉल n कैपिटल N कैपिटल W H अपॉन V, यानी N W H अपॉन V। यहाँ पे स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ लेयर, कितने लेयर में हम उसमें भरते थे। कैपिटल N जो है नंबर ऑफ ब्लोज पर लेयर, हर लेयर पे कितने ब्लोज लगाते थे, यानी 25 जो भी होता है। कैपिटल W वेट ऑफ हैमर, जिस हैमर से हम उसको ड्रॉप कर रहे थे उसका वेट, H जो है उसका हाइट, यानी कितने ऊंचाई से हम उसको ड्रॉप करते थे। V जो है वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, जहाँ पे हमने देखा था ना कि 944 और 1000 cc का होता है, वो उसका मोल्ड का वॉल्यूम है। जो कंपैक्शन एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में, इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे तो आता है 592.71 किलो जूल पर मीटर क्यूब। वहीं मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में क्या आता है? 2696.30 किलो जूल पर मीटर क्यूब। और वही अगर लाइट कंपैक्शन टेस्ट में देखा जाए तो 593.01 किलो जूल पर मीटर क्यूब, और हैवी कंपैक्शन टेस्ट में 2703.88 किलो जूल पर मीटर क्यूब। ये जो एनर्जी है हमारी उसमें होती है जो पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है निकालते हैं हम कि अलग अलग टेस्ट में कितनी एनर्जी लगती है। अभी हम बात कर रहे थे जीरो एयर वॉइड लाइन की। वो जीरो एयर वॉइड लाइन क्या बताया था मैंने कि जब 100% सैचुरेशन हो जाए, यानी वॉइड्स लगभग खत्म हो जाए। तो दोस्तों क्या होता है? जब मॉइस्चर कंटेंट कांस्टेंट हो जाता है, यानी एट कांस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट, द ड्राई यूनिट वेट रीचेज द थ्योरेटिकल मैक्सिमम, यानी जो ड्राई यूनिट वेट होता है वो लगभग मैक्सिमम हो जाता है। कब? जब उसमें सभी हम एयर निकाल देते हैं सॉइल से, यानी वॉइड से। तो उस समय क्या होगा? जब वॉइड्स ही नहीं रहेंगे तो सिर्फ क्या रहेगा? सॉइल और वाटर, यानी पूरा सॉइल जो है सैचुरेटेड हो जाएगा। Therefore, the zero air void line is the line joining points having dry unit weight corresponding to 100% saturation, a different moisture content। अलग अलग moisture content पे जब 100% saturation आ जाए, यानी जब लगे हमको कि अब कुछ moisture content constant हो रहा है, यानी voids खत्म हो रहे हैं, उस पर जो ग्राफ बनता है, जो लाइन बनती है, उसको बोलते हैं हम जीरो एयर वॉइड लाइन। यानी जीरो एयर वॉइड can be defined as the line showing the dry density as a function of water content for soil containing no air voids। जब air void नहीं रहेंगे तो ग्राफ जो बनता है वो जीरो एयर वॉइड लाइन होता है। तो ड्राई यूनिट वेट करस्पॉन्डिंग टू एनी डिग्री ऑफ सैचुरेशन, किसी भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? गामा W अपॉन 1 प्लस GS प्लस W अपॉन S। यहाँ पे दोस्तों आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा पिछले फर्स्ट सेकंड लेक्चर में। गामा D क्या होता है? G गामा W अपॉन 1 प्लस C, और E इज इक्वल टू GS, ये E इज इक्वल टू WG। ये आपने फॉर्मूले पीछे पढ़े होंगे, उसके फॉर्मूले को हमने यूज करके यहाँ पे बनाया हुआ है ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला। तो फॉर जीरो एयर वॉइड्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन बिकम 100%। जब जीरो एयर वॉइड होता है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होता है, यानी S जो है 100 हो जाएगा, यानी S जो है 1 हो जाएगा। उस हिसाब से जो हमारा गामा D नॉट, यानी जो ड्राई डेंसिटी है 100% सैचुरेशन पे या फिर जीरो एयर वॉइड पे, वो बनेगा गामा W अपॉन 1 अपॉन GS प्लस W। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। फैक्टर अफेक्टिंग कंपैक्शन, वाटर कंटेंट, द कंपैक्टिव एफर्ट, टाइप्स ऑफ सॉइल, मेथड ऑफ कंपैक्शन, दीज आर द फैक्टर विच आर अफेक्टिंग कंपैक्शन। तो वाटर कंटेंट कैसे करता है? द ड्राई यूनिट वेट कंटिन्यूज टू इंक्रीज टिल द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज रीच्ड। कहने का मतलब है जो ड्राई यूनिट वेट होता है बढ़ता रहेगा, कब तक? जब तक OMC ना आ जाए। बट अगर ऑप्टिमल मॉइस्चर कंटेंट से ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, यानी मॉइस्चर इंक्रीज होता है, तब
ड्राई यूनिट वेट कम हो जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है। तो कंपैक्टिव एफर्ट से कैसे फर्क पड़ता है? जब हम कंपैक्टिव एफर्ट और लगाते हैं, यानी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कंपैक्शन, जब जितना भी ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे अमाउंट ऑफ कंपैक्शन, इनिशियली क्या होता है, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक हो जाते हैं एंड मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट जिस समय इंक्रीज होता है उस समय ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम हो जाता है। जितना ज़्यादा हम एफर्ट लगाएंगे उतना कम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे उतना जल्दी ही मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ सॉइल कैसे अफेक्ट करता है? जो पुअरली ग्रेडेड सॉइल होते हैं, जो यूनिफॉर्म सैंड्स होती हैं, वो लोवेस्ट ड्राई यूनिट वेट होती है। जो कोहेसिव सॉइल होते हैं उसमें क्या होता है, हाई वैल्यू ऑफ ओएमसी होता है। हैवी क्लेज विद प्लास्टिसिटी हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट एंड वेरी हाई वैल्यू ऑफ ओएमसी। जो हैवी क्ले होते हैं जिन्हें प्लास्टिसिटी ज़्यादा होता है उसमें लो होती हैं मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट एंड ज़्यादा होती हैं ओएमसी। और मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट टेंड्स टू डिक्रीज एज प्लास्टिसिटी इंक्रीज। जैसे जैसे प्लास्टिसिटी इंक्रीज होता है मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट कम हो जाते हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या होता है, जो वेल ग्रेड होते हैं कैन बी कंपेक्टेड टू हाई ड्राई यूनिट वेट, उसको हम ज़्यादा ड्राई यूनिट वेट तक हम कंपेयर कर सकते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल्स को। इससे क्या होता है, अगर उसके अंदर ज़्यादा फाइन्स होते हैं तब। हाउएवर इफ क्वांटिटी ऑफ फाइन्स इज एक्सेसिव, अगर फाइन्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट जो है वो कम हो जाता है टाइप्स ऑफ सॉइल के केस में जो अफेक्ट करते हैं कंपैक्शन में। तो वही मेथड ऑफ कंपैक्शन में क्या होता है, हमने पता रखा है कि एक लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, दूसरा फील्ड में क्या होता है, जनरली उसको हम गूंद देते हैं, यानी नीडिंग कर देते हैं, रोलिंग करते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन लेबोरेटरी कंपैक्शन टेस्ट में क्या होता है, हमको हाईएस्ट यानी हाई वैल्यू मिलती है किसकी, ड्राई यूनिट वेट की, जो हमको जरूरी है। इफेक्ट ऑफ कंपैक्शन ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, कंपैक्शन का प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पे क्या असर पड़ता है। जो सॉइल का स्ट्रक्चर है, अगर हम एट लो वाटर कंटेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्गर देन द रिपल्सिव फोर्सेस। कहने मतलब है जब वाटर कंटेंट कम होता है तो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। Hence, soil compacted at water content less than OMC generally have a flocculated structure। यानी OMC से कम अगर वाटर कंटेंट है तब कंपैक्शन करने पे जो सॉइल होता है फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर होता है। और अगर वाटर कंटेंट हम बढ़ा देते हैं, OMC से ज़्यादा कर देते हैं, फिर कंपैक्टेड करते हैं, तब क्या होता है, वो डिस्पर्स स्ट्रक्चर बन जाता है सॉइल का। वहीं परमिएबिलिटी का क्या असर पड़ता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पे, यानी क्या होता है, परमिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड करता है किस पे, वॉइड्स पे। अगर इंक्रीज कर देते हैं वाटर कंटेंट सेम एफर्ट पे, मतलब जिस एफर्ट पे हम कंपैक्शन कर रहे हैं पर हम पानी बढ़ाते जा रहे हैं, देयर इज इंप्रूव्ड ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स वो अच्छे से ओरिएंट हो जाते हैं एंड अ करस्पॉन्डिंग रिडक्शन इन द साइज ऑफ वॉइड्स। क्योंकि ऊपर से हम पानी भी डाल रहे हैं, एफर्ट भी लगा रहे हैं, इससे क्या होता है, वॉइड्स हमारे कम हो जाते हैं। अगर वॉइड्स कम हो गए तो परमिलिटी कम हो जाएगी। इफ़ द कंपैक्टिव एफर्ट इज इंक्रीज, अगर कंपैक्टिव एफर्ट और इंक्रीज कर देते हैं तो परमिलिटी ऑफ सॉइल जो है बिल्कुल कम हो जाएगी, एंड ड्राई डेंसिटी बढ़ जाएगी और सॉइल के जो है पार्टिकल्स एक अच्छे से ओरिएंटेशन में पैक हो जाएंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी पे क्या असर पड़ता है, एट लो स्ट्रेस लेवल, अगर स्ट्रेस कम लगाते हैं उस पर, सॉइल कंपैक्टेड वेट साइड ऑफ ओएमसी, यानी जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के वेट साइड है, यानी जो डिस्पर्ज स्ट्रक्चर है, वो क्या होता है, वो मोर कंप्रेसिबल होता है। यानी ओएमसी से ज़्यादा वाला साइड जो है वहाँ पे अगर हम स्ट्रेस लेवल कम करते हैं तो वो ज़्यादा कंप्रेसिबल हो जाता है। वहीं अगर हाई स्ट्रेस लेवल होता है, द कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रक्चर, जब और लोड डालते हैं जो स्ट्रक्चर होता है वो टूट जाता है फ्लोकुलेटेड का, जो वॉल्यूम होते हैं वो वॉइड्स के वो टूट जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। इससे क्या होता है, वो सॉइल जो है वॉल्यूम कम होने से अच्छा हो जाता है। फिर स्वेलिंग का क्या असर पड़ता है, अ सॉयल ऑन द ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम हैज़ ए हायर वाटर डेफिशिएंसी। सॉयल ऑन द ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम हैज़ ए हायर वाटर डेफिशिएंसी। जैसे मैंने बताया ना कि ओएमसी से जिस समय वाटर कंटेंट कम होता है उसका मतलब क्या है, वहाँ पे वाटर की कमी है, ये ड्राई साइड है वो। एंड मोर रैंडम पार्टिकल्स अरेंजमेंट, और पार्टिकल जो है रैंडमली अरेंज होते हैं,
किस साइड, OMC से कम वाली साइड में। इट कैन देयरफॉर imbibe more water than soil on the wet of optimum, therefore more swelling occurs on dry side of optimum। कहने का मतलब है कि भैया सीधी सी बात है, अगर वाटर कंटेंट कम होगा तो सॉयल में श्रिंकेज ज़्यादा होती है जब हम उस पर कंपैक्शन करते हैं। श्रिंकेज में क्या होता है, सॉयल कंपैक्टेड ऑन द वेट ऑफ ऑप्टिमम हैव मोर ऑर्डर नियरली पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ द पार्टिकल्स, अलाउ द पार्टिकल टू पैक मोर एफिशिएंटली एज कम्पेयर टू द रैंडमली ओरिएंटेड पार्टिकल्स ऑन द ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम। कहने का मतलब है अगर कि ड्राई साइड में सॉयल जो है रेंडमली अरेंज होते हैं और वेट साइड में वो पैरेलली अरेंज होते हैं, कंपैक्शन कर देते हैं तो क्या होता है, वेट ऑफ ऑप्टिमम टेंड टू एग्जिबिट मोर श्रिंकेज अपॉन ड्राइंग देन दोज कंपैक्टेड ऑन द ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। कहने का मतलब है कि वेट साइड वाले पे ज़्यादा श्रिंकेज होगा और स्वेलिंग इस साइड होगा ड्राई वाले साइड पे। शियर स्ट्रेंथ क्या है, शियर स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ता है कंपैक्शन के कारण। In general water content, the shear strength of the soil increases with an increase in compactive effort। जितना हम एफर्ट लगाएंगे उसका ताकत बढ़ता रहेगा, क्योंकि सॉइल के पार्टिकल्स पैक हो जाते हैं, ड्राई साइड वाले हो या वेट साइड हो, उससे हमको नहीं देखना है, बस हमें देखना है कि जितना एफर्ट लगाते हैं उससे क्या होता है, ताकत लगाएंगे तो सॉइल के पार्टिकल्स क्लोजली पैक हो जाएंगे। टिल क्रिटिकल डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज रीच, एक ऐसा टाइम आएगा जब एक डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। विद फर्दर इंक्रीज इन द कंपैक्शन एफर्ट द शियर स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, अगर उससे ज़्यादा उस डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो क्रिटिकल होगा उससे पे ज़्यादा अगर हमने एफर्ट लगा दिया तो क्या हो सकता है, कंपैक्टिव एफर्ट लगाने से सॉइल का जो स्ट्रेंथ है कम हो जाएगी। ये कुछ हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो फील्ड के कंपैक्शन में काम आते हैं, और ये इक्विपमेंट्स कहाँ किस तरह के प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं हम जरा देखते हैं इनको। तो जो हमारा रैमर होता है और टेम्पर होता है, इसको हम किसी भी तरह के सॉइल पे यूज कर सकते हैं, और किस किस प्रोजेक्ट में, इन कंफाइंड एरिया सच एज फिल्स बिहाइंड रिटेनिंग वॉल्स, बेसमेंट, वॉल ट्रेंच, यानी बेसमेंट के पास आसपास एरियाज में हम रैमर और टेम्पर यूज करते हैं। स्मूथ व्हील्ड रोलर कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे क्रस्ट रॉक्स हो, ग्रेवल और सैंड हो, इसको हम जनरली रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। न्यूमेटिक टायर रोलर जो होता है सैंड, ग्रेवल, सिल्ट या क्ले सॉइल हो उस तरह के सॉइल में यूज करते हैं। और किस तरह के प्रोजेक्ट में, बेस, सब बेस, एम्बैंकमेंट, कंपैक्शन फॉर हाईवेज, एयरफील्ड एंड अर्थिंग डैम्स के लिए न्यूमेटिक टायर हम रोलर यूज करते हैं। शीप फुट रोलर, इसको हम क्ले सॉइल में यूज करते हैं। कोर ऑफ अर्थ डैम के कोर बनाने के लिए हम शीप फुट रोलर का इस्तेमाल करते हैं, उसको कंपैक्शन करने के लिए। वाइब्रेटरी रोलर्स का कहाँ होता है, सैंड जहाँ पे ज़्यादा हो, इसको एम्बैंकमेंट्स फॉर ऑयल स्टोरेज टैंक्स, ऑयल स्टोरेज टैंक्स के एम्बैंकमेंट बनाने के लिए हम कंपैक्शन के दौरान वाइब्रेटरी रोलर्स यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा फाइनल टॉपिक है सेटलमेंट ड्यूरिंग कंपैक्शन, यानी क्या सेटलमेंट होगी कंपैक्शन के दौरान। तो क्या होता है, जैसे जैसे लोड पड़ता है तो एयर निकल जाता है, यानी कंपैक्शन में यही होता है हम लोग वॉइड्स निकालते हैं, एयर वॉइड निकालते हैं। तो ई नॉट मानते हैं हम इनिशियल वॉइड रेशियो है बिफोर कंपैक्शन, और ई एफ क्या है आफ्टर कंपैक्शन का जो वॉइड रेशियो है। तो ई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच वी अपॉन एच एस भी लिख सकते हैं। तो ई नॉट क्या हुआ, एच वी वन अपॉन एच एस। इससे क्या होता है, एच वी वन जो होता है वो ई नॉट एच एस के इक्वल होता है, वहीं एच वी टू जो है ई एफ डॉट एच एस के इक्वल होता है। तो डेल्टा एच क्या हुआ, यानी जो चेंज हुआ है हमारा हाइट में, एच वी वन माइनस एच वी टू। एच वी वन और एच वी टू में जो पहले मतलब एच वी वन था फिर एच वी टू हो गया, क्योंकि डेल्टा एच जो है सेटल हुआ है, वो क्या होता है ई नॉट पहले वाला जो वॉइड रेशियो था माइनस अभी जो फाइनल वॉइड रेशियो है इनटू एच एस। तो डेल्टा एच अपॉन एच क्या होता है, ई नॉट माइनस ई एफ इंटू एच एस अपॉन एच एस प्लस ई नॉट एच एस। तो क्या होता है, ई नॉट माइनस ई एफ अपॉन वन प्लस ई नॉट, यहाँ पे ऊपर और नीचे एच एस कट गया है। तो फ्रेंड्स, डेल्टा एच अपॉन एच इक्वल टू ई नॉट माइनस ई एफ अपॉन वन प्लस ई नॉट। यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है फाइनल में डेल्टा एच यानी कितना सेटलमेंट हुआ है वो निकालने के लिए हमारे पास ई नॉट माइनस ई एफ अपॉन वन प्लस ई नॉट इंटू एच है, यानी इनिशियल वॉइड रेशियो माइनस फाइनल वॉइड रेशियो अपॉन वन प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो मल्टीप्लाई बाय उसकी जो टोटल हाइट थी पहले।
तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट लेक्चर भी देखिए, उसको पढ़ते रहिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।